नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं मनीष कुमार आप लोग को स्वागत करता हूं अपना यूट्यूब चैनल मनीष उड़ान एकेडमी में। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम लोग मेरे प्यारे साथियों दरोगा का फाइनल रिवीजन देखने जा रहे हैं, जो कि हम लोग 5 दिन में पूरा सिलेबस को कवर करने का प्रयास करेंगे एमसीक्यूज के माध्यम से। तो बिहार दरोगा पे हम लोग का अब अंतिम प्रहार होगा और इसमें 1000 एमसीक्यूज के माध्यम से मेरे प्यारे साथियों हम लोग पूरा सिलेबस को कवर करने का प्रयास करेंगे। तो हम लोग इसमें सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट करेंगे। तो पहला जो है मेरे प्यारे साथियों हम लोग पॉलिटी से शुरू कर रहे हैं और पॉलिटी में 250 क्वेश्चन है। हम लोग उसको देखते हुए आगे बढ़ेंगे। पॉलिटी का जो वीडियो रहेगा मेरे प्यारे साथियों 2 पार्ट में आएगा, पार्ट 1 और पार्ट 2 करके 125 क्वेश्चन का 2 पार्ट में वीडियो आएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं एक मोटिवेशन कोटेशन के साथ में। मोटिवेशन कोटेशन क्या है मेरे प्यारे साथियों कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मेरे प्यारे साथियों जिंदगी में आप कोशिश करते रहिए, कभी ना कभी आप जरूर सफल होंगे। ठीक है, चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन पे अब इसके माध्यम से आगे बढ़ रहे हैं। पहला क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों कि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना किस अधिनियम के तहत किया गया। तो कोलकाता में है मेरे प्यारे साथियों सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना 1773 का अधिनियम के द्वारा किया गया था। ठीक है, कब? 1773 का अधिनियम। 1784 में जो हुआ था मेरे प्यारे साथियों पीट्स इंडिया एक्ट आया था। क्या हुआ था? पीट्स इंडिया एक्ट कब आया? 1784 में। ठीक है, 1813 में क्या प्रावधान था? 1813 में मेरे प्यारे साथियों कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया था। व्यापारिक एकाधिकार अधिकार समाप्त। ठीक है, कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त। और इसमें और क्या प्रावधान था? तो इसमें प्रावधान था मेरे प्यारे साथियों कि भारतीय शिक्षा पर 1 लाख रुपया खर्च करने का प्रावधान। भारतीय शिक्षा पर 1 लाख रुपया खर्च करने का प्रावधान था। ठीक है, प्रावधान था। और 1833 में मेरे प्यारे साथियों क्या हुआ था कि कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार पूर्णतः समाप्त हो गया था। क्या होता है? कंपनी कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है मेरे प्यारे साथियों कि भारतीय संविधान में गणराज्य की व्यवस्था किस देश से ली गई। भारतीय संविधान में जो गणराज्य की व्यवस्था वो फ्रांस से ली गई है। कहाँ से ली गई? फ्रांस से। अमेरिका से क्या लिया गया था? फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट मतलब मौलिक अधिकार। कहाँ से लिया गया? अमेरिका से लिया गया। ठीक है, कनाडा से क्या लिया गया? तो संघीय व्यवस्था। क्या लिया गया है? तो संघीय व्यवस्था। ठीक है, संघीय व्यवस्था। और सोवियत संघ रूस से क्या लिया गया? तो सोवियत संघ रूस से मेरे प्यारे साथियों मौलिक कर्तव्य लिया गया। क्या लिया गया? मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य। इसमें हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। फ्रांस से हम लोग क्या लिए हैं? तो गणराज्य व्यवस्था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है मेरे प्यारे साथियों कि राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया। तो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को संविधान सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। ठीक है, कब? 22 जुलाई 1947 को। 24 जनवरी 1950 को मेरे प्यारे साथियों संविधान सभा का अंतिम बैठक हुआ था। संविधान सभा का अंतिम बैठक हुआ था। कब हुआ था? 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक। ठीक है, 26 जनवरी को क्या हुआ था? तो संविधान लागू हुआ था। क्या हुआ था? संविधान लागू हुआ था। 15 अगस्त 1947 को मेरे प्यारे साथियों भारत आजाद हुआ था। क्या हुआ था? भारत आजाद हुआ था, देश आजाद हुआ था मतलब अंग्रेजों से। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है मेरे प्यारे साथियों कि 42वां संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया था। क्या पूछ रहा है? नहीं जोड़ा गया था। तो प्रस्तावना में मेरे प्यारे साथियों समाजवाद, पंथनिरपेक्ष, अखंडता शब्द 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। कौन सा संविधान संशोधन द्वारा? तो 42वां संविधान संशोधन द्वारा। लेकिन गणतंत्र शब्द मेरे प्यारे साथियों 42वां संविधान संशोधन द्वारा नहीं जोड़ा गया। ठीक है, ये क्या था? संविधान में पहले से था। क्या था? संविधान में पहले से था, पहले से था। इसमें हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है। तो संविधान का जो 8वीं अनुसूची का संबंध है मेरे प्यारे साथियों भाषा से है। किससे है? भाषा से है। क्वेश्चन नंबर 6 भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन है। भाषाई आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य मेरे प्यारे साथियों आंध्र प्रदेश है। कौन है? आंध्र प्रदेश। कब गठन हुआ था? तो 1953 में। 1 अक्टूबर 1953, 1 अक्टूबर 1953 में हुआ था। कब हुआ था? 1 अक्टूबर 1953 में। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे चल रहे हैं।
क्वेश्चन नंबर 7 है मेरे प्यारे साथियों कि भारतीय संविधान में किस प्रकार की नागरिकता का प्रावधान है। तो भारतीय संविधान में जो है मेरे प्यारे साथियों नागरिकता का प्रावधान एकल नागरिकता का प्रावधान है। कैसा है एकल नागरिकता का प्रावधान। दोहरी नागरिकता का प्रावधान कहाँ है तो अमेरिका का संविधान में। कहाँ है अमेरिका का संविधान में है। यहाँ दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। दोहरी नागरिकता का मतलब क्या है मेरे प्यारे साथियों, वहाँ का एक देश का भी नागरिक हो सकता है और एक स्टेट का भी नागरिक है। वहाँ क्या है एक देश का भी नागरिकता होता है और स्टेट का भी नागरिकता होता है। लेकिन भारतीय संविधान में एकल नागरिकता है। भारतीय संविधान में सिर्फ आप देश का नागरिक है, आप भारत का नागरिक है, आप कोई राज्य का नागरिक नहीं है। मतलब एक बिहार राज्य, तो बिहार राज्य का आपका कोई नागरिकता नहीं है। नागरिकता किसका है देश का है। आपके कौन है भारतीय है, आप क्या है भारतीय है, ठीक है। आप कोई बिहार राज्य का निवासी नहीं है, मतलब भारत का निवासी है। संविधान में क्या बोला गया एकल नागरिकता का प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है मेरे प्यारे साथियों कि संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का अंत वर्णित है। ठीक है, बोल रहा है कि छुआछूत वर्णित है। अस्पृश्यता का मतलब क्या है छुआछूत वर्णित है। तो आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता का अंत बोलता है। ठीक है, और 14 में बोलता है मेरे प्यारे साथियों आर्टिकल 14 में कानून के समक्ष समानता है। क्या है कानून के समक्ष समानता, मतलब कानून के समक्ष सभी लोग क्या है समान है। क्या है समान है। ठीक है, आर्टिकल 14 में। आर्टिकल 15 में मेरे प्यारे साथियों जाति धर्म लिंग जन्म स्थान के आधार पे आप भेदभाव नहीं कर सकते। क्या कर सकते जन्म स्थान के आधार पे जन्म स्थान के आधार पे भेदभाव आप नहीं कर सकते। ठीक है, अनुच्छेद 16 में, अनुच्छेद 16 में मेरे प्यारे साथियों की सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता, अवसर की समानता। ठीक है, हम लोग सारे आर्टिकल को जितने भी आर्टिकल है उसको देखते हुए ऑप्शन के माध्यम से चलेंगे। ठीक है, तो आर्टिकल 14 में क्या है कानून के समक्ष समानता। अनुच्छेद 15 में धर्म जाति लिंग जन्म स्थान के आधार पर आप भेदभाव किसी से नहीं कर सकते। अनुच्छेद 16 में सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता, मतलब सरकारी नौकरी में सभी का क्या होगा समान अवसर होगा। ठीक है, सभी को क्या होगा समान अवसर की समानता होगा। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत, मतलब छुआछूत का क्या बोला गया अंत बोला गया है। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है मेरे प्यारे साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार की श्रेणी में नहीं आता है। बोल रहा है कि कौन सा मौलिक अधिकार का श्रेणी में नहीं आता। समानता का अधिकार ये मौलिक अधिकार के श्रेणी में है। अभी देखें आप, स्वतंत्रता का अधिकार ये मौलिक अधिकार का श्रेणी में है। शोषण के विरुद्ध अधिकार ये भी मौलिक अधिकार का श्रेणी में, लेकिन हड़ताल करना मेरे प्यारे साथियों मौलिक अधिकार की श्रेणी में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका सी। क्वेश्चन नंबर 10, ग्राम पंचायतों का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया। ग्राम पंचायतों का जो गठन है मेरे प्यारे साथियों ये किया गया है आर्टिकल 40 के तहत। क्या किया गया आर्टिकल 40 के तहत। ठीक है आर्टिकल 38 में बोला गया मेरे प्यारे साथियों राज्य लोगों के कल्याण के लिए बढ़ावा देगी। राज्य क्या होगा लोगों के कल्याण के लिए बढ़ावा देगी, लोगों के कल्याण को बढ़ावा देगी। ठीक है, कल्याण को बढ़ावा देगी, बढ़ावा देगी। ये जो है सारे में है मेरे प्यारे साथियों डीपीएसपी का पार्ट है। क्या है डीपीएसपी का पार्ट है, मतलब राज्य का नीति निर्देशक तत्व का पार्ट है। ठीक है, तो राज्य क्या करेगी लोगों के कल्याण को बढ़ावा देगी। ठीक है, अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 39 में क्या प्रावधान है मेरे प्यारे साथियों तो इसमें समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता। क्या है समान न्याय निःशुल्क कानूनी सहायता, कानूनी सहायता। ठीक है, आर्टिकल 44, आर्टिकल 44 में मेरे प्यारे साथियों समान नागरिक संहिता। क्या है समान नागरिक संहिता, नागरिक संहिता। जैसे यूसीसी व्यवस्था जो मेरे प्यारे साथियों क्या है ये सब समान नागरिक संहिता में आता है। ठीक है, जैसे 3 तलाक सभी के लिए क्या होगा 3 तलाक पे कानून समान होगा। तो आर्टिकल 44 में क्या है समान नागरिक संहिता का प्रावधान किया गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पे चल रहे हैं। मूल कर्तव्य को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। जो मूल कर्तव्य है मेरे प्यारे साथियों 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया है। ठीक है, तो 44वां संविधान संशोधन द्वारा मेरे प्यारे साथियों संपत्ति को मौलिक अधिकार से समाप्त कर दिया गया। संपत्ति का मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, मौलिक अधिकार समाप्त कर दिया गया। बोला गया मेरे प्यारे साथियों कि 44वां संविधान संशोधन में कि संपत्ति का जो अधिकार है अब आपका मौलिक अधिकार नहीं रहेगा, क्या हो जाएगा कानूनी अधिकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा कानूनी अधिकार, कानूनी अधिकार बन गया। जो संपत्ति का अधिकार था कैसा अधिकार बन गया कानूनी अधिकार बन गया। ठीक है, 86वां संविधान संशोधन द्वारा मेरे प्यारे साथियों इसमें बोला गया शिक्षा पे
शिक्षा का अधिकार है। क्या है? तो 86वां संविधान संशोधन शिक्षा का अधिकार है। क्या है? शिक्षा का अधिकार। इसको कब जोड़ा गया? तो 2002 में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 2002 में। ठीक है। इसमें क्या बात कही गई कि 6 से 14 वर्ष का जो बच्चे हैं उसे निःशुल्क क्या देना चाहिए? निःशुल्क निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है। ठीक है, शिक्षा का प्रावधान। 86वां संविधान संशोधन द्वारा क्या है? शिक्षा का अधिकार है, उसे 2002 में जोड़ा गया। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का क्या किया प्रावधान किया गया है। ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है मेरे प्यारे साथियों कि राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल में कौन शामिल होता है? जो राष्ट्रपति का चुनाव है मेरे प्यारे साथियों, उसमें कौन शामिल होता है? तो राष्ट्रपति का चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा का निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, ये शामिल होंगे। ठीक है। विधानसभा का निर्वाचित सदस्य ये भी शामिल होंगे। दिल्ली और पुडुचेरी का निर्वाचित सदस्य ये भी शामिल होंगे। तो उपरोक्त में से क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? सभी। उपरोक्त में से क्या हो जाएगा? सभी। राष्ट्रपति का जितने भी निर्वाचन संबंधित क्षेत्र से आते हैं वो सभी शामिल होंगे। वो लोकसभा हो, विधानसभा हो, पुडुचेरी का या फिर दिल्ली का जो केंद्र शासित प्रदेश है वहाँ का जो विधानसभा से चुने गए सदस्य वो सभी शामिल होंगे। ठीक है, राष्ट्रपति का निर्वाचन में। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है मेरे प्यारे साथियों कि राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर उसे अधिकतम कितने समय के भीतर भरना होगा? तो उसे 6 माह के भीतर भरना होगा। कितने माह के भीतर? 6 माह के भीतर उसे राष्ट्रपति को पद का भरना होगा। ठीक है। जो नए राष्ट्रपति आएंगे मेरे प्यारे साथियों वो पूरे 5 साल के लिए आएंगे। क्या हो गए? पूरे 5 साल के लिए आएंगे। ठीक है। जो नए राष्ट्रपति चुन कर आएंगे वो पूरे 5 साल के लिए आएंगे, ना कि जो बचा हुआ समय है उसके लिए आएंगे। उसके लिए नहीं आएंगे, पूरे कितने समय के लिए आएंगे? 5 साल के लिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 मेरे प्यारे साथियों कि रिक्त पद पर निर्वाचित होने वाला नया राष्ट्रपति कितने समय के पद रह सकता है? तो पूरे 5 साल तक रह सकता है। क्या हो सकता है? पूरे 5 साल तक रह सकता है। क्वेश्चन नंबर 15 अधिराष्ट्रपति को कुल डाले गए मतों का 1/6 भाग प्राप्त ना हो तो कितनी राशि जब्त कर ली जाती? मेरे प्यारे साथियों, राष्ट्रपति को चुनाव लड़ने से पहले एक जमानत राशि जमा कराया जाता है। ठीक है, जमानत राशि। अगर आपको 1/6 बहुमत नहीं आया, ठीक है, आपको 1/6 बहुमत नहीं आया तो आपकी जो जमानत राशि होगी मेरे प्यारे साथी वो जब्त कर ली जाएगी। क्या कर ली जाएगी? जब्त कर ली जाएगी। ठीक है, जब्त कर ली जाएगी। ठीक है, तो कितना राशि जमा किया जाता है? तो 15,000। कितना राशि जमा किया जाता है? तो 15,000। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए कितने प्रस्तावक और कितने अनुमोदक की आवश्यकता होती है? राष्ट्रपति का जो आप चुनाव लड़ रहे हैं तो आपको कितने प्रस्तावक और कितने अनुमोदक की जरूरत होगी? तो 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक का जरूरत होता है। ठीक है। आप 50 सांसद को खड़ा कीजिए कि आप हाँ राष्ट्रपति का आप चुनाव लड़ सकते हैं। ठीक है, 50 प्रस्तावक में और 50 अनुमोदक में आपको क्या होगा? राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए वैध हो जाएंगे। ठीक है। ऐसे कोई भी अगर ऐसा नहीं किया जाता मेरे प्यारे साथियों तो राष्ट्रपति का चुनाव में कोई भी व्यक्ति खड़ा हो जाता है और वो राष्ट्रपति का गरिमा का जो है वो उल्लंघन होता है। ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा? 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 17 मेरे प्यारे साथियों कि राष्ट्रपति को उनके पद की शपथ कौन दिलाता? राष्ट्रपति को उसके पद की शपथ मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। कौन दिलाते हैं? मुख्य न्यायाधीश। जो सुप्रीम कोर्ट का सबसे वरिष्ठ जज होंगे मेरे प्यारे साथियों, वरिष्ठ जज, वो क्या करेंगे? राष्ट्रपति को शपथ दिलाएंगे। क्या करेंगे? राष्ट्रपति को शपथ दिलाएंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अब 18 पे चल रहा है। क्वेश्चन राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति का चर्चा किस अनुच्छेद में? राष्ट्रपति का जो क्षमादान का शक्ति है मेरे प्यारे साथियों वो 72 आर्टिकल में। कितना? अनुच्छेद 72 में है। अनुच्छेद 72 में। अनुच्छेद 71 में क्या है? तो अनुच्छेद 71 में मेरे प्यारे साथियों राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को चुनाव की प्रक्रिया है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, चुनाव की प्रक्रिया का बात की गई है। ठीक है, चुनाव की प्रक्रिया की बात कही गई है आर्टिकल 71 में। ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग का संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? क्या पूछ रहा? कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, राष्ट्रपति पर महाभियोग के संदर्भ में। तो पहला ऑप्शन या सदन के किसी भी सदन से शुरू हो सकता है। तो पहला ऑप्शन या किसी भी सदन से शुरू हो सकता है, ये सही है मेरे प्यारे साथियों। राष्ट्रपति पर महाभियोग किसी भी सदन से शुरू हो सकता है, वो राज्यसभा से भी हो सकता है या लोकसभा से भी हो सकता है। इसके लिए 14 दिन की पूर्व सूचना आवश्यक है। इसके लिए 14 दिन का पूर्व सूचना आवश्यक है, ये भी कथन क्या है? सही है। राष्ट्रपति पर महाभियोग लाने से पहले मेरे प्यारे साथियों राष्ट्रपति को 14 दिन पहले अवगत करा दिया जाता है कि आपके ऊपर महाभियोग आ रहा है। ठीक है।
तीसरा ऑप्शन है इसे केवल लोकसभा में लाया जा सकता है। इसे केवल लोकसभा में नहीं लाया जा सकता मेरे प्यारे साथियों, इसे राज्यसभा से भी लाया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, यह अनुच्छेद 100 या अनुच्छेद 61 में क्या है, वर्णित है, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 है मेरे प्यारे साथियों कि एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा सर्वप्रथम संविधान निर्माण का प्रस्ताव किसने दिया था। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा सर्वप्रथम संविधान निर्माण का प्रस्ताव मेरे प्यारे साथियों कैबिनेट मिशन 1946 के तहत आया था। कब आया था, कैबिनेट मिशन 1946 के तहत आया था। ठीक है, क्रिप्स मिशन में क्या प्रावधान था, क्रिप्स मिशन कब आया था, तो क्रिप्स मिशन मेरे प्यारे साथियों 1942 में आया था। क्या आया था, 1942 में आया था। और इसमें क्या प्रावधान किया गया था कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संविधान सभा का क्या करना है, गठन करना है। क्या करना है, गठन करना। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संविधान सभा का गठन करना, लेकिन भारतीयों ने इस प्रस्ताव को मानने से इनकार कर दिया। इस हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 पे चल रहे हैं। संविधान सभा की कार्य संचालन समिति का अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा का कार्य संचालन समिति का जो अध्यक्ष है मेरे प्यारे साथियों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय संविधान में आपात उपबंध इमरजेंसी प्रोविजन किस देश से लिए गए। ठीक है, इमरजेंसी प्रोविजन का जो है मेरे प्यारे साथियों वो किस देश से लिया गया, तो वो कहाँ से लिया गया, जर्मनी से लिया गया। कहाँ से, जर्मनी के वाइमर संविधान से, वाइमर संविधान से। ठीक है, जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया। ठीक है, अमेरिका से हम लोग क्या लिए मेरे प्यारे साथियों, अमेरिका से जो हम लोग लिए हैं वो स्वतंत्र न्यायपालिका लिए हैं। क्या लिया है, स्वतंत्र न्यायपालिका लिए हैं। ठीक है, स्वतंत्र न्यायपालिका लिए हैं। उसके बाद हम लोग वहाँ से क्या लिए हैं, स्वतंत्र न्यायपालिका के अलावा फंडामेंटल राइट लिए हैं, फंडामेंटल राइट। उसके बाद क्या लिया मेरे प्यारे साथियों, राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग। ठीक है, ये सब हम कहाँ से लिए, अमेरिका से लिए। ठीक है, उसके बाद क्या लिए, उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद, प्रस्तावना, ये सब सारी चीजें हम लोग कहाँ से लिए, अमेरिका का संविधान से लिए। ठीक है, अमेरिका का संविधान से हम लोग उसको देख के अपने में क्या किए हैं, कॉपी किए, उसी तरह से गढ़ने का प्रयास किए। ठीक है, उसका बाद है मेरे प्यारे साथियों दक्षिण अफ्रीका से हम लोग क्या लिए हैं, तो दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन का प्रावधान लिए, संविधान संशोधन का प्रावधान। और राज्यसभा का निर्वाचन की पद्धति लिए, क्या है, राज्यसभा की निर्वाचन की पद्धति भी हम लोग कहाँ से लिए हैं, दक्षिण अफ्रीका से। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 23 की तरफ बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, क्वेश्चन नंबर 23 है मेरे प्यारे साथियों कि राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए कौन सा विधेयक नहीं लौटा सकता। जो राष्ट्रपति है पुनर्विचार के लिए वो कौन सा विधेयक नहीं लौटा सकता। पहला है साधारण विधेयक, धन विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक, उपरोक्त सभी। इसमें हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों धन विधेयक जो है राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकते। क्या हो सकता है, नहीं लौटा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। पूछ रहा भारतीय संविधान की क्या है, विशेषता नहीं है। पहला संसदात्मक सरकार, अध्यक्षात्मक सरकार, स्वतंत्र न्यायपालिका, संघात्मक सरकार। संघात्मक सरकार तो है मेरे प्यारे साथियों की केंद्र इसमें क्या है, प्रमुख है। क्या है, केंद्र इसमें क्या है, प्रमुख है। ठीक है, स्वतंत्र न्यायपालिका भी है। अध्यक्षात्मक सरकार, अध्यक्षात्मक सरकार नहीं है मेरे प्यारे साथियों। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी ही सही हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है, अध्यक्षात्मक सरकार नहीं है। हमारे देश का जो प्रमुख हेड होते हैं मेरे प्यारे साथियों, जो वास्तविक हेड होते हैं वो कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं, प्रधानमंत्री। अमेरिका जैसे देश में मेरे प्यारे साथियों अध्यक्षात्मक सरकार है, वहाँ का हेड जो होते हैं वो राष्ट्रपति होते हैं, वास्तविक हेड प्रधानमंत्री नहीं होते। लेकिन हमारे देश में वास्तविक हेड कौन है, प्रधानमंत्री है। और संसदात्मक सरकार भी हमारे यहाँ है। इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन नंबर सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 पे चल रहे हैं। शून्यकाल संसदीय व्यवस्था किस देश की देन है। शून्यकाल जो संसदीय व्यवस्था है मेरे प्यारे साथियों वो भारत की देन है। किस देश की है, भारत की। हम लोग इसको खुद बनाया है। ठीक है, शून्यकाल को, शून्यकाल है जो मेरे प्यारे साथियों कितने बजे से कितने बजे चलता है, तो 12 से 1 बजे तक। कितने बजे से, 12 से 1 बजे तक। ठीक है, शून्यकाल चलता है, जिसमें संसद को हल्ला हंगामा जितना भी करना रहता है सब यही शून्यकाल के समय करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत क्या है। तो प्रथम अनुच्छेद के अनुसार मेरे प्यारे साथियों भारत राज्यों का संघ है। क्या है, भारत राज्यों का संघ है, मतलब यूनियन है। कैसा है, यूनियन है।
ठीक है, भारत राज्यों का संघ है, ना कि फेडरल। फेडरल नहीं होगा, ठीक है, फेडरेशन भी नहीं होगा, राज्यों का समूह नहीं है। हम क्या है, यूनियन है, मतलब सारे राज्य क्या है, एक है, क्या है, एक है। एक दूसरे से अलग होने का इसमें विकल्प नहीं है, अलग होने का कोई विकल्प नहीं है। हम लोग क्या है, यूनियन है, मतलब संघ है, राज्यों का क्या है, संघ है। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है मेरे प्यारे साथियों कि भारतीय नागरिकता किस विधि द्वारा प्राप्त नहीं की जा सकती। तो भारतीय नागरिकता है, किस विधि द्वारा प्राप्त नहीं की जा सकती, तो जन्म के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, देशीयकरण के द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है, बैंक में धन जमा करके, ये नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसके द्वारा आप भारत की नागरिकता नहीं प्राप्त कर सकते। ऐसे तो कोई भी व्यक्ति आता, बैंक में धन जमा करता और भारत का नागरिकता ले लेता है, ठीक है। तो आपको बैंक में धन जमा करके भारत की नागरिकता नहीं ले सकते। और भूभाग को सम्मिलित होने पे तो आपको स्वतः नागरिकता दे दिया जाएगा, ठीक है। आपको स्वतः क्या हो जाएगा, भारत का नागरिकता मिल जाएगा। जैसे कि हम लोग 1976 में क्या किसको मिला है, 1976 में हम लोग जैसे सिक्किम को, ठीक है, सिक्किम को क्या हुआ, भारत का अंग बनाया गया। तो भारत का जब अंग बनाया गया तो सिक्किम के लोगों को भारतीय नागरिकता मिल गई, ठीक है। क्या हुआ, भारतीय नागरिकता मिल गई। उसी तरह से भूभाग को अगर हम, बांग्लादेश कल के डेट में चाहता है कि भारत में शामिल हो जाए, अगर बांग्लादेश भारत में शामिल होता तो भारतीय लोग, बांग्लादेशियों लोगों को भारत की नागरिकता आसानी से मिल सकती। ऐसे कोई उपाय नहीं, आप लोग वही पार रहो। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है मेरे प्यारे साथियों कि वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है। जो वित्त आयोग का गठन है वो किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है, अनुच्छेद 280 के तहत। क्या है, अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का गठन किया गया है, ठीक है। आर्टिकल 324 जो है मेरे प्यारे साथियों, निर्वाचन आयोग का चुनाव संपन्न कराने की जिम्मेदारी होती है। क्या होता है, मतलब निर्वाचन आयोग को, यहाँ पे निर्वाचन आयोग को चुनाव संपन्न कराने की जिम्मेदारी होती है, ठीक है, आर्टिकल 324 के तहत। आर्टिकल 148 क्या है, तो नियंत्रक महालेखा परीक्षक की पद की स्थापना, सीएजी की पद की स्थापना है, ठीक है। सीएजी की पद की क्या है, स्थापना है। अनुच्छेद 315, अनुच्छेद 315 मेरे प्यारे से, संघ एवं राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग, संघ एवं राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग, आयोग का प्रावधान किया गया है, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 पे बढ़ रहे हैं। 1909 के एक्ट में किस प्रकार का प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी। 1909 का एक्ट में किस प्रकार का प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। कैसा, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। इसी टाइम आया था मेरे प्यारे साथियों मार्लो मिंटो सुधार, मार्लो मिंटो सुधार, ठीक है, 1909 में। और कैसा व्यवस्था किया गया था, तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का, ठीक है, धर्म के आधार पर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 पे चल रहे हैं। संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में। संघीय कार्यपालिका का जो व्यवस्था है मेरे प्यारे साथियों, संविधान का भाग 5वां में है। क्या, कहाँ है, संविधान का भाग 5 में। भाग 2 में क्या है, तो नागरिकता संबंधित प्रावधान है, नागरिकता संबंधित प्रावधान है। क्या आप भारत का क्या होंगे, नागरिक होंगे, ठीक है। और भाग 3 में मेरे प्यारे साथियों मौलिक अधिकार है। क्या है, मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है, ठीक है। और भाग 4 में मेरे प्यारे से तो डीपीएसपी है। क्या है, डीपीएसपी मतलब राज्य का नीति निर्देशक तत्व, राज्य का नीति निर्देशक, नीति निर्देशक तत्व कहाँ है, भाग 4 में, ठीक है, राज्य का नीति निर्देशक तत्व है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 पे चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 31, संसद के नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार किस अनुच्छेद से मिलता है। जो संसद का नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का जो अधिकार है मेरे प्यारे साथियों, अनुच्छेद 11 से मिलता है। किससे मिलता है, अनुच्छेद 11 से। अनुच्छेद 9 में क्या है, तो अनुच्छेद 9 में है मेरे प्यारे साथियों कि अगर आप किसी देश का नागरिकता ग्रहण करते हैं, अगर आप किसी देश का नागरिकता ग्रहण करते हैं, ठीक है, किसी देश का नागरिकता ग्रहण करते हैं तो भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। क्या होगी, भारत की नागरिकता समाप्त, स्वतः समाप्त हो जाएगी। अगर आप किसी देश की नागरिकता ग्रहण करते हैं तो आर्टिकल 9 के तहत मेरे प्यारे साथियों आपका क्या होगा, भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। आर्टिकल 10 में क्या प्रावधान है, आर्टिकल 10 में प्रावधान है मेरे प्यारे साथियों, जो जो लोग संविधान के प्रारंभ पर भारत के नागरिक थे वो क्या होंगे, भारत का नागरिक रहेंगे, वो क्या होंगे, भारत का नागरिक होंगे। संविधान के प्रारंभ पर जो भारत का नागरिक नागरिक था वो क्या होंगे, भारत का नागरिकता उसका रहेगा, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 32, लोकसभा अध्यक्ष किसकी अध्यक्षता करता है? लोकसभा जो अध्यक्ष है मेरे प्यारे साथियों, वो मंत्री परिषद की अध्यक्षता करता है। किसकी अध्यक्षता करता है? मंत्री परिषद की अध्यक्षता करता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, भारतीय संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार की न्याय की व्यवस्था की गई? भारतीय संविधान की उद्देशिका में मेरे प्यारे साथियों 3 प्रकार की न्याय की व्यवस्था की गई है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। ठीक है। तो कितने प्रकार की न्याय की व्यवस्था की गई? तो 3 प्रकार की न्याय की व्यवस्था की गई, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 है मेरे प्यारे साथियों कि मौलिक अधिकार के उल्लंघन पर सुनवाई करने का अधिकार किसे है? तो मौलिक अधिकार के उल्लंघन पर सुनवाई करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट का भी है, सर्वोच्च न्यायालय का और हाई कोर्ट का भी है। ठीक है, क्या है? हाई कोर्ट का भी है। तो सुप्रीम कोर्ट का भी है और हाई कोर्ट का भी है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी आंसर इसका सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी को इसको लॉक कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 कि कौन सी रीट याचिका अधीनस्थ न्यायालय की कार्य पद्धति का परीक्षण करती है? क्या करती है? कार्य पद्धति का परीक्षण करती थी। ये कौन सा हो जाएगा? उत्प्रेषण। क्या हो जाएगा? उत्प्रेषण। क्वेश्चन नंबर 36, सरकारिया आयोग का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? जो सरकारिया आयोग का संबंध है मेरे प्यारे साथियों, वो है केंद्र राज्य संबंध से। कहाँ है? केंद्र राज्य के संबंध से है। ठीक है, सरकारिया आयोग का संबंध किससे है? तो केंद्र राज्य संबंध से है। क्वेश्चन नंबर 37 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विदेश नीति से संबंधित है? ठीक है, पूछ रहा है कि कौन सा अनुच्छेद विदेश नीति से संबंधित है। तो अनुच्छेद क्या हो जाएगा? 51 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 51। जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 है वो किससे संबंधित है? विदेश नीति से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन, भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार कहाँ पाया जाता है? तो भारत का कल्याणकारी राज्य होने का विचार राज्य का नीति निर्देशक तत्व में पाया जाता है। कहाँ? राज्य का नीति निर्देशक तत्व में। ठीक है, राज्य का नीति निर्देशक तत्व इसीलिए लाया गया कि लोगों को कल्याण कर सके। ठीक है, क्या कर सके? लोगों को कल्याण कर सके। क्वेश्चन नंबर 39, राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति करता है? राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति करता है? तो महान्यायवादी का, राज्यपाल का और कैग का। उपरोक्त में से इसका आंसर क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। उपरोक्त में से इसका आंसर क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। सभी का नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 पे चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है कि पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पंचायती राज का जो मुख्य उद्देश्य है मेरे प्यारे साथियों, सत्ता का विकेंद्रीकरण है। क्या है? सत्ता का विकेंद्रीकरण है। मतलब सत्ता के निचले स्तर से ऊपरी स्तर तक जाना चाहिए। ठीक है, तो सत्ता का क्या है? विकेंद्रीकरण है। क्वेश्चन नंबर 41 है, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रणाली द्वारा किया जाता है? तो भारत में जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है मेरे प्यारे साथियों, अनुपातिक मत प्रणाली एकल संक्रमणीय मत से होता है। क्या होता है? एकल संक्रमणीय मत से होता है। तो सभी का मत क्या होता है? एक होता है। क्वेश्चन नंबर 41, राष्ट्रपति के पास कौन सी वीटो की शक्ति है? राष्ट्रपति के पास मेरे प्यारे साथियों कौन सी वीटो की शक्ति है? तो क्वेश्चन नंबर 42 का जो ऑप्शन हो जाएगा, उपरोक्त में से सभी। क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से सभी। इनके पास पॉकेट वीटो भी है, पूर्ण वीटो भी है और निलंबन वीटो भी है। ठीक है, उपरोक्त में से क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 है कि उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है? उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है? ये राज्यसभा का मेरे प्यारे साथियों पदेन सभापति होते हैं। किसका? राज्यसभा का। क्वेश्चन नंबर 44, संविधान में किस शब्द का उल्लेख नहीं है? संविधान में बोल रहा है किस शब्द का उल्लेख नहीं है। तो इसमें मेरे प्यारे साथियों बजट शब्द का संविधान में उल्लेख नहीं है। वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है, विनिमय विधेयक का उल्लेख है, संचित निधि का उल्लेख है। किसका उल्लेख नहीं है? तो बजट शब्द का। क्वेश्चन नंबर 45 पे, क्वेश्चन नंबर 45 क्या है कि अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए, ठीक है, कितने सदस्यों का समर्थन चाहिए? मतलब संसद में अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन चाहिए? तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, और 50 सदस्य का जरूरत होता है। ठीक है, अगर आप किसी भी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं तो आपको कितना सदस्य का जरूरत हो जाएगा? 50 सदस्य का। कितना सदस्य का? 50 सदस्य का आपको समर्थन होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46 है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अधीन है? भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अधीन है? तो 46 नंबर का जो ऑप्शन हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, विधायिका का अधीन है। किसके अधीन है? विधायिका का अधीन है। न्यायपालिका का अधीन नहीं है, चुनाव आयोग का अधीन नहीं है, संघ लोक सेवा आयोग का अधीन नहीं है। तो किसके अधीन हो जाएगा? विधायिका का अधीन हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47, लोक निधि अभिभावक किसे कहा जाता है? लोक निधि जो अभिभावक कहा जाता है मेरे प्यारे साथियों, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? सीएजी को कहा जाता है। किसको? सीएजी को कहा जाता है।
क्वेश्चन नंबर 48 है कि भारत सरकार सबसे ऊंचा सिविलियन अधिकारी कौन होता है? भारत सरकार का जो सबसे ऊंचा सिविलियन अधिकारी होता है मेरे प्यारे साथियों, मंत्रिमंडल का सचिव होता है। कौन होता है? मंत्रिमंडल का सचिव होता है। ठीक है, यह भारत का सबसे ऊंचा सिविलियन होता है, मतलब सबसे बड़ा पद माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 49 है मेरे प्यारे साथियों कि लोकसभा के गठन की चर्चा किस अनुच्छेद में है? तो लोकसभा का गठन का चर्चा आर्टिकल 81 में है। कहाँ है? आर्टिकल 81 में। ठीक है, आर्टिकल 79 में क्या है? तो आर्टिकल 79 में है मेरे प्यारे साथियों संसद का गठन है। क्या है? संसद का गठन का प्रावधान है। ठीक है, संसद का गठन का प्रावधान है। आर्टिकल 80 में क्या है? तो आर्टिकल 80 में है राज्यसभा की संरचना, सदस्यों की संख्या। राज्यसभा की संरचना, सदस्यों की संख्या। ठीक है, आर्टिकल 82 में है कि प्रत्येक जनगणना के बाद लोकसभा का सीटों का पुनः संयोजन करवाना है। ठीक है, लोकसभा का जो सीट है उसे क्या करवाना है? पुनः संयोजन करवाना है। ठीक है, पुनः संयोजन करवाना है प्रत्येक जनगणना के बाद। इसका प्रावधान आर्टिकल 82 में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 50 कि संचित निधि का प्रावधान किस अनुच्छेद में? ठीक है, संचित निधि का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 266 में। कहाँ है? अनुच्छेद 266 में। ठीक है, संचित निधि का प्रावधान किया गया। अनुच्छेद 267 में क्या है? तो अनुच्छेद 267 में मेरे प्यारे साथियों आकस्मिक निधि का प्रावधान है। क्या है? आकस्मिक निधि का प्रावधान है। निधि का प्रावधान है। कहाँ? आर्टिकल 267 में। आर्टिकल 312 में मेरे प्यारे साथियों अखिल भारतीय सेवा का गठन का प्रावधान है। अखिल भारतीय सेवा का गठन का प्रावधान। आर्टिकल 280 में मेरे प्यारे साथियों आर्टिकल 280 में वित्त आयोग का गठन है। क्या है? वित्त आयोग का गठन का प्रावधान कहाँ किया गया? आर्टिकल 280 में किया गया है। ठीक है, कहाँ किया गया? आर्टिकल 280 में किया गया है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 पे चल रहे हैं। गोवा को किस वर्ष पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ? गोवा का जो है मेरे प्यारे साथियों किस वर्ष पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ? तो इसको 1987 में हुआ। कब हुआ? 1987 में, 30 मई 1987 को। 30 मई 1987 को गोवा को क्या मिला? पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52 पे राष्ट्रपति शासन राजकीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लगाया जा सकता है? ठीक है, लगाया जाता है। तो राष्ट्रपति शासन जो राजकीय आपात है वो कौन सा अनुच्छेद के तहत लगाया जाएगा? तो अनुच्छेद 356 के तहत। ठीक है, अनुच्छेद 356 के तहत राजकीय आपातकाल लगाया जाता है। अनुच्छेद 352 के तहत क्या होता है? तो राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करता है। क्या होता है? राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करते हैं। अनुच्छेद 360 में क्या प्रावधान है? तो वित्तीय आपातकाल का प्रावधान है। क्या है? वित्तीय आपातकाल का प्रावधान। वित्तीय आपातकाल का प्रावधान कहाँ किया गया? अनुच्छेद 360 में। अनुच्छेद 368 में क्या है? तो संविधान संशोधन है। क्या है? संविधान संशोधन का प्रावधान है। संविधान संशोधन का प्रावधान है। ठीक है, अनुच्छेद 368 में। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 53 पे चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है मेरे प्यारे साथियों कि विधि का समान संरक्षण का अधिकार किसे प्राप्त है? विधि का समान संरक्षण का अधिकार किसे प्राप्त है? तो सभी व्यक्तियों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त है। ठीक है, भारतीय नागरिकों के साथ साथ मेरे प्यारे साथियों विदेशियों को भी प्राप्त है कि विधि का समान संरक्षण का अधिकार मिलना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 54 पे आते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 54 को देख रहे हैं मेरे प्यारे साथियों कि देश के शासन के लिए आधारभूत क्या है? देश के शासन के लिए मेरे प्यारे साथियों राज्य का नीति निर्देशक तत्व क्या आधारभूत है? ठीक है, इसमें क्या कहा गया कि लोगों को कल्याण का बात कहा गया। क्या है? लोगों का कल्याण का बात कहा गया। कल्याण का बात कहा गया है। ठीक है, लोगों का कल्याण का बात कहा गया किसमें? डीपीएसपी में, राज्य का नीति निर्देशक तत्व में। तो देश के शासन के लिए आधारभूत क्या हो जाएगा? राज्य का नीति निर्देशक तत्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 है मेरे प्यारे साथियों कि दल बदल विरोधी कानून किस अधिनियम संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो दल बदल विरोधी कानून अधिनियम है वो किस
संशोधन द्वारा जोड़ा गया। तो हो जाएगा 52वां संविधान संशोधन द्वारा। कैमा 52वां संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है। दल बदल क्या होता था कि पहले मेरे प्यारे साथियों किसी भी दल से आप चुनाव जीत गए, ठीक है, क्या होता था, किसी भी दल से आप चुनाव जीत गए और जब चुनाव जीत गए उसके बाद आप क्या करते थे, दल बदल लेते थे। क्या होता था, जैसे कि आरजेडी से कोई चुनाव जीता और वो कहाँ चला गया, बीजेपी में चला गया। कहाँ चला गया, बीजेपी में। तो अब क्या हो जाएगी कि इसकी जो सदस्यता हो जाएगी वो समाप्त हो जाएगी। क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, इसीलिए दल बदल विरोधी कानून लाया गया 52वां संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है। 42वां संविधान संशोधन द्वारा क्या हुआ, तो मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। किसको जोड़ा गया, मौलिक कर्तव्य को, मौलिक कर्तव्य को, ठीक है। मौलिक कर्तव्य को 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56 है मेरे प्यारे साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य है, क्या है, मूल कर्तव्य है। यहाँ क्या, ग्राम पंचायत का गठन, वन प्रणाली का संरक्षण, अस्पृश्यता का निवारण और बच्चों का शिक्षा देना। तो बच्चों का शिक्षा जो देना है मेरे प्यारे साथियों, ये फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट है, मेंटल राइट है। और अस्पृश्यता भी क्या है, फंडामेंटल राइट है। इसमें क्या होना चाहिए, ग्राम पंचायत का गठन, क्या हो जाना चाहिए, ग्राम पंचायत का गठन। ऐसे तो लगता है दोनों होना चाहिए, ऐसे ज़्यादातर है कि ग्राम पंचायत का गठन ही होगा इसका आंसर, ठीक है। एक बार आप लोग जरूर देख लीजिएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 57, क्वेश्चन नंबर 57 है मेरे प्यारे साथियों कि उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव कहाँ पेश किया जा सकता है। उपराष्ट्रपति का जो हटाने का प्रस्ताव है मेरे प्यारे साथियों, ये राज्यसभा में पेश किया जा सकता है। कहाँ किया जा सकता है, तो राज्यसभा में, ठीक है। और राष्ट्रपति का हटाने का प्रस्ताव कहीं भी पेश किया जा सकता है, वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, दोनों जगह लाया जा सकता है। लेकिन क्या है, तो उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 58, लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है। लोकसभा जो अध्यक्ष होता है, जो स्पीकर होते हैं लोकसभा में, उसका जो निर्वाचन होता है लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा, लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 59 है मेरे प्यारे साथियों कि लोकसभा का सचिवालय सीधे किसके नियंत्रण में होता है। लोकसभा का जो सचिवालय होता है वो किसके नियंत्रण में होता है, तो लोकसभा अध्यक्ष के नियंत्रण में होते हैं। किसके नियंत्रण में, लोकसभा अध्यक्ष के नियंत्रण में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है, क्वेश्चन नंबर 60 है मेरे प्यारे साथियों कि अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची पर कानून बना सकती है, किस आर्टिकल के तहत बना सकती है। पूरा क्वेश्चन ये है मेरे प्यारे साथियों, जो किस आर्टिकल के तहत संसद कानून बना सकती है, तो आर्टिकल 253 के तहत बना सकती है। क्या हो सकती है, आर्टिकल 253 के तहत संसद अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रभावी बनाने हेतु कानून बना सकती है, ठीक है, राज्य सूची पर। उसका बाद है आर्टिकल 249, आर्टिकल 249 जो है संसद को राष्ट्रीय हित में राज्य सूची पर कानून बनाना। क्या है, संसद जो है राष्ट्रीय हित में, राष्ट्रीय हित में क्या बना सकता है, राज्य सूची पर कानून बना सकता है। क्या होता है, राज्य सूची पर कानून बना सकता है, कानून बना सकता है। संसद राष्ट्रीय हित में राज्य सूची पर क्या क्या हो सकता है, कानून बना सकता है। अनुच्छेद 250 में क्या प्रावधान है, तो अनुच्छेद 250 में मेरे प्यारे साथियों कि संसद को राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा आर्टिकल 352 के तहत करेगा। जो संसद है वो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा, संसद राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा आर्टिकल 352 के तहत करेगा। किसके तहत, आर्टिकल 352 के तहत कौन करेगा, संसद करेगा, ठीक है। कौन करेगा, संसद करेगा। क्वेश्चन नंबर 61, क्वेश्चन नंबर 61 है मेरे प्यारे साथियों कि संविधान का भाग 15 किससे संबंधित है, भाग 15 किससे संबंधित है, तो हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों निर्वाचन से। किससे संबंधित हो जाएगा, निर्वाचन से। और भाग जो नागरिकता का जो भाग है मेरे प्यारे साथियों, वो भाग कितना है, दो है। कितना है, भाग सेकेंड है, ठीक है, भाग सेकेंड है। और पंचायत के लिए जो भाग है मेरे प्यारे साथियों, भाग 9 में प्रावधान इसका है। किसमें, भाग 9 में प्रावधान। और फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार का प्रावधान किसमें है, तो भाग 3 में है। किसमें है, भाग 3 में है, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 62 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 है कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस विधेयक के संबंध में होती है, किस विधेयक के संबंध में होती है। इसका जो आंसर हो जाएगा, उस साधारण विधेयक के संबंध में संसद के दोनों सदनों का संयुक्त बैठक होती है, ठीक है। क्या होती है, संयुक्त बैठक होती है साधारण विधेयक पे। क्वेश्चन नंबर 63 है, क्वेश्चन नंबर अनुच्छेद 63 है मेरे प्यारे साथियों कि आपातकाल में अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर मूल अधिकारों का निलंबन कौन करता है। मूल अधिकार का निलंबन आपातकाल के समय कौन करता है, इसमें हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों राष्ट्रपति करता है, अनुच्छेद 359 के तहत। इसके तहत, अनुच्छेद 359 के तहत, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64,
दिल्ली विश्वविद्यालय का चांसलर कौन होता है? दिल्ली जो विश्वविद्यालय का जो चांसलर होता है मेरे प्यारे साथियों, वो कौन होता है? तो वो होता है उपराष्ट्रपति होता है। कौन? उपराष्ट्रपति होते हैं। कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 65। सदन में गणपूर्ति कोरम की चर्चा किस अनुच्छेद में? सदन में गणपूर्ति कोरम की चर्चा अनुच्छेद 100 में है। कहाँ है? अनुच्छेद 100 में। अनुच्छेद 108 में क्या है? लोकसभा राज्यसभा का संयुक्त बैठक बुलाता है। लोकसभा प्लस राज्यसभा, राज्यसभा का संयुक्त बैठक कौन बुलाते हैं? राष्ट्रपति बुलाते हैं। कौन बुलाते हैं? राष्ट्रपति। तो दोनों सदनों का संयुक्त बैठक बुलाने का प्रावधान है किसमें? आर्टिकल 108 में, राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है। अब है हम लोग क्वेश्चन नंबर 66 पे चल रहे हैं। लोक लेखा समिति किस प्रकार का समिति है? जो लोक लेखा समिति है मेरे प्यारे साथियों, ये कौन समिति है? वित्तीय समिति है। कैसा समिति है? वित्तीय समिति है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 क्या है कि सुप्रीम कोर्ट को अपने निर्णयों का पुनर्वलोकन करने की शक्ति कौन सा अनुच्छेद में है? तो सुप्रीम कोर्ट के अपने निर्णयों को पुनर्वलोकन करने की शक्ति आर्टिकल 137 में है। कहाँ है? आर्टिकल 137 में है। ठीक है। आर्टिकल 130 में क्या है? तो आर्टिकल 130 में सर्वोच्च न्यायालय के सीट से संबंधित है। सर्वोच्च न्यायालय का जो है वो सीट से संबंधित है। ठीक है। आर्टिकल 139 में क्या है? आर्टिकल 139 में है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रीट जारी करने का प्रावधान है। क्या है? रीट जारी करने का अधिकार है। ठीक है। जैसे कि बंदी प्रत्यक्षीकरण, प्रतिषेध, परमादेश, अधिकार परीक्षा, ये सब रीट जारी कर सकता है। ठीक है। अनुच्छेद 138 में क्या है? तो अनुच्छेद 138 में मेरे प्यारे साथियों क्या है? सुप्रीम कोर्ट का अधिकार क्षेत्र को विस्तार से जुड़ा है। अनुच्छेद 138 में क्या है कि सुप्रीम कोर्ट का अधिकार जो है उसका विस्तार क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। क्या है? उसका विस्तार क्षेत्र से जुड़ा हुआ मामला है अनुच्छेद 138 में। सुप्रीम कोर्ट की अब तक की दूसरी सबसे बड़ी खंडपीठ किस केस में बनी है? तो सुप्रीम कोर्ट की अब तक दूसरी सबसे बड़ी खंडपीठ मेरे प्यारे साथियों वो कहाँ बनी है? गोलकनाथ केस में। गोलकनाथ केस में। पंजाब राज्य बनाम गोलकनाथ। पंजाब राज्य बनाम गोलकनाथ केस में बनी है। कितने बेंच की ये अथी बनी है मेरे प्यारे साथियों? 13 जजों की बेंच बनी थी। कितना? 13 जजों की बेंच बनी थी। ठीक है। गोलकनाथ मामले में। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 69 पे चलते हैं। हाई कोर्ट के फैसले के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में अपील किस अनुच्छेद के तहत की जा सकती है? ठीक है। मतलब हाई कोर्ट कोई फैसला दे दिया, अब उस फैसले को आपको मंजूर नहीं है, तो आप अपील सुप्रीम कोर्ट में किस अनुच्छेद के तहत कर सकते हैं? तो इसका जो अनुच्छेद हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, अनुच्छेद 132 के तहत कर सकते हैं। किसके तहत? अनुच्छेद 132 के तहत। ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 70 पे चल। क्वेश्चन नंबर 70 क्या है कि राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश अनुमोदन किसके द्वारा होना आवश्यक है? तो ये किसके द्वारा हो जाएगा? विधानसभा के द्वारा। किसके द्वारा? विधानसभा के द्वारा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 क्या है कि भारत के वरीयता क्रम में प्रथम स्थान पर कौन है? तो भारत का वरीयता क्रम में मेरे प्यारे साथियों प्रथम स्थान पे राष्ट्रपति है। कौन है? राष्ट्रपति है। क्वेश्चन नंबर 72। केंद्र और राज्यों के मध्य आर्थिक संबंधों की विवेचना किस अनुच्छेद में है? केंद्र और राज्य का जो है आर्थिक संबंधों की विवेचना कौन सा अनुच्छेद में हो जाएगा? तो अनुच्छेद 268 से लेकर 281 तक में है। किसमें? अनुच्छेद 268 से लेकर 281 में है और भाग 12 में है। किसमें है? भाग 12 में है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 73। निम्नलिखित में से कौन सा संघीय सूची का विषय है? बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संघीय सूची का विषय है? तो ये हो जाएगा शेयर बाजार। को क्या हो जाएगा? शेयर बाजार क्या है? संघ सूची का विषय है। क्वेश्चन नंबर, तो हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74। निम्नलिखित में से कौन सा वित्त आयोग का कार्य नहीं है? क्या पूछ रहा है? वित्त आयोग का कार्य नहीं है। किसका कार्य नहीं है? वित्त आयोग का। इसमें हो जाएगा उत्पादन शुल्क का विभाजन। उत्पादन शुल्क का विभाजन जो है मेरे प्यारे साथियों वित्त आयोग का कार्य नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 75। योजना आयोग और राज्यों के बीच समन्वयकर्ता का कार्य कौन करता है? योजना आयोग और राज्यों के बीच समन्वयकर्ता का कार्य जो करता है वो राष्ट्रीय विकास परिषद करता है। कौन करता है? राष्ट्रीय विकास परिषद करता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 76। भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अधिनियम से हुई थी? तो भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना 1919 का अधिनियम से हुआ था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से। क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 है मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 77 है कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निर्वाचन प्रणाली में क्या सुनिश्चित करती है? अनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निर्वाचन प्रणाली में क्या सुनिश्चित करती है? तो बहुमत का शासन सुनिश्चित करती है। क्या करती है? बहुमत का शासन। जिसके पास बहुमत रहेगी वो सरकार में रहेगी, यही सुनिश्चित करती है।
क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 क्या है कि दलीय व्यवस्था किस व्यवस्था का एक अंग है? जो दलीय व्यवस्था है वो किस व्यवस्था का अंग है? तो राजनीतिक व्यवस्था का एक अंग है। तो दलीय व्यवस्था है वो राजनीतिक व्यवस्था का क्या है? एक अंग है। क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 है कि सरकारी भाषा संबंधित प्रावधानों में संशोधन किस प्रकार के बहुमत से हो सकती है? तो सरकारी भाषा संबंधित प्रावधान है उसमें संशोधन किस प्रकार के बहुमत से पूछ रही हो सकती है? इसमें हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों साधारण बहुमत से, मतलब सामान्य बहुमत से हो सकती है। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 80 पे चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 80 क्या है मेरे प्यारे साथियों कि पंचायतों की संरचना के संबंध में प्रावधान करने हेतु कौन अधिकृत है? क्या है? बोल रहा है कौन अधिकृत है, तो इसमें हो जाएगा राज्य का विधानमंडल। क्या हो जाएगा? राज्य का विधानमंडल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 81। सदन की बैठक का पहला घंटा क्या कहलाता? सदन की बैठक की पहला घंटा क्या कहलाता? तो ये कहलाता है प्रश्नकाल। क्या कहलाता है? प्रश्नकाल। ये कब से कब तक चलती है? तो 11 बजे से 12 बजे तक। 11 से 12 बजे तक। ठीक है, और शून्यकाल कब से कब तक चलती है? तो 12 से 1 बजे तक। इसी में संसद लोग मारपीट कर देते हैं, कुर्ता तुर्ता फाड़ा फाड़ी जितना भी होता है सब शून्यकाल में होता है। इसका रिकॉर्ड संसद का पटल पे नहीं रखा जाता। ठीक है, इसका रिकॉर्ड संसद के पटल पे नहीं रखा जाता शून्यकाल का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब 82 पे चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 82 है कि पंचायती राज को किसके अंतर्गत स्वशासन इकाई के रूप में संगठित किया गया है? जो पंचायती राज है उसको किसके अंतर्गत स्वशासन के इकाई के रूप में संगठित किया गया है? तो वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका राज्य का नीति निर्देशक तत्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत संगठित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 है मेरे प्यारे साथियों की निम्नलिखित में से किसका संबंध संयुक्त राष्ट्र यूएनओ से नहीं है? ठीक है, इसका किसका संबंध नहीं है? एमनेस्टी इंटरनेशनल का। एमनेस्टी इंटरनेशनल का संबंध जो है वो संयुक्त राष्ट्र यूएनओ से नहीं है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 84 क्या है कि सीमा प्रबंधन विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? जो सीमा प्रबंधन विभाग है मेरे प्यारे साथियों किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। किस मंत्रालय के अंतर्गत? गृह मंत्रालय के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 85 है मेरे प्यारे साथियों कि राष्ट्रीय आपातकाल को संसद द्वारा कितने समय में अनुमोदन मिलना आवश्यक है? कितने समय में अनुमोदन मिलना आवश्यक है? तो 30 दिन में। कितने दिन में? 30 दिन में। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 86 पे चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 86 है कि मंत्रिमंडल शब्द की चर्चा किस अनुच्छेद में की गई है? तो मंत्रिमंडल शब्द की चर्चा मेरे प्यारे साथियों अनुच्छेद 352 में की गई है। कहाँ? अनुच्छेद 352 में। क्वेश्चन नंबर 87। उपराष्ट्रपति की चर्चा किस अनुच्छेद में है? उपराष्ट्रपति का जो चर्चा है मेरे प्यारे साथियों वो कौन सा अनुच्छेद में है? तो वो अनुच्छेद 63 में है। कहाँ है? 63 में। उपराष्ट्रपति का चर्चा कहाँ किया गया था? अनुच्छेद 63 में किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 61 में क्या? अनुच्छेद 61 में कि भारत का प्रेसिडेंट पर महाभियोग क्या है? भारत के राष्ट्रपति पर क्या लाना है? महाभियोग। वियोग महाभियोग का चर्चा कहाँ किया गया? अनुच्छेद 61 में। अनुच्छेद 71 में क्या चर्चा है? अनुच्छेद 71 में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से चुनाव से जुड़े मुद्दे हैं। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पति के चुनाव से जुड़े मुद्दे हैं। क्या है? चुनाव से जुड़े मुद्दे हैं। जुड़े मुद्दे हैं। अनुच्छेद 72 में क्या है? तो अनुच्छेद जो 72 है मेरे प्यारे साथी उसमें राष्ट्रपति का क्षमादान की शक्ति है। राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति है। ठीक है, राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को माफ कर सकता है। ठीक है, उसकी शक्ति कहाँ किया गया? आर्टिकल 72 में किया गया। क्वेश्चन नंबर 88 है कि भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? भारत का जो प्रथम विधि अधिकारी होता है वो कौन होता है? महान्यायवादी होता है। कौन होता है? अटॉर्नी जनरल होता है। ठीक है, ये क्या होता है? विधि अधिकारी होता है। कौन होता है? महान्यायवादी होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 89। संसद के गठन की चर्चा किस अनुच्छेद में? जो संसद के गठन की चर्चा है मेरे प्यारे साथियों वो अनुच्छेद 79 में है। कहाँ है? अनुच्छेद 79 में है। क्वेश्चन नंबर 90। लोकसभा का अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष की चर्चा किस अनुच्छेद में? लोकसभा का अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष की चर्चा अनुच्छेद 93 में है। कहाँ है? अनुच्छेद 93 में। क्वेश्चन नंबर 91। पंथ निरपेक्ष शब्द का अर्थ क्या है? पंथ निरपेक्ष शब्द का अर्थ है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा। क्या होगा? राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा। आपको जो भी धर्म मानना है वो मान सकते हैं। जो भी धर्म मानना है, धर्म मानना है आप मान सकते हैं। ठीक है, आप मान सकते हैं, मान सकते हैं। लेकिन राज का क्या होगा? कोई धर्म नहीं होगा। राज का क्या होगा? कोई धर्म नहीं होगा। लेकिन आपका जो व्यक्तिगत धर्म जो भी है आप क्या कर सकते हैं? उसको मान सकते हैं। लेकिन राज का कोई धर्म नहीं होगा। राज्य सभी के लिए क्या है? समान है। क्या है? समान है। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 92 पे चल रहे हैं।
सदन की कार्रवाई के लिए न्यूनतम सदस्यों की गणपूर्ति की संख्या कितनी होनी चाहिए? मतलब सदन की कार्रवाई चलाने के लिए मतलब न्यूनतम सदस्यों की संख्या, गणपूर्ति जो कोरम होता है उसकी संख्या कितनी होनी चाहिए? उसकी संख्या है 1/10 होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? 1/10 होनी चाहिए। जैसे कि लोकसभा है तो लोकसभा में 55 सदस्य होना चाहिए। लोकसभा में कितने सदस्य होना चाहिए? 55 सदस्य, ठीक है। और जैसे कि राज्यसभा है तो राज्यसभा में कितनी होनी चाहिए? राज्यसभा, राज्यसभा तो राज्यसभा में मेरे प्यारे साथियों कितनी होनी चाहिए? 25 सदस्य होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 25 सदस्य होनी चाहिए, ठीक है। मतलब ये इसका कौन सा आर्टिकल में इसका वर्णित है? तो आर्टिकल इसको 100 में वर्णित है। किस में वर्णित है? आर्टिकल 100 में इसकी चर्चा किया गया है, ठीक है। कि लोकसभा या राज्यसभा का कार्रवाई चलाने के लिए वो कितने सदस्यों का होना, उपस्थित होना आवश्यक है? 55 सदस्य लोकसभा में और 25 सदस्य राज्यसभा में, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 93 पे चल रहे हैं। संसद का सबसे बड़ा सत्र कौन होता है? जो संसद का सबसे बड़ा सत्र होता है मेरे प्यारे साथियों वो होता है बजट सत्र। कौन होता है? बजट सत्र, ठीक है। सबसे लंबी अवधि तक बजट सत्र चलता है। इसमें वार्षिक वित्तीय बजट पे चर्चा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 94, राष्ट्रपति विधेयक पर अनुमति किस अनुच्छेद के तहत देते हैं? राष्ट्रपति विधेयक पर अनुमति किस अनुच्छेद के तहत देता है? तो अनुच्छेद हो जाएगा 111 के तहत। कितने? अनुच्छेद 111 के तहत। अनुच्छेद 108 के तहत क्या होता है? तो अनुच्छेद 108 के तहत मेरे प्यारे साथियों दोनों सदनों का संयुक्त बैठक बुलाता है राष्ट्रपति। क्या होता है? दोनों सदनों का संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है, ठीक है। अनुच्छेद 109 में धन विधेयक से संबंधित विशेष प्रक्रिया है, ठीक है। क्या है? धन विधेयक से संबंधित प्रक्रिया है। क्या है? प्रक्रिया है। प्रक्रिया का चर्चा किया गया है आर्टिकल 9 में। आर्टिकल 110 में क्या है? धन विधेयक को परिभाषित करता है। क्या करता है? धन विधेयक को परिभाषित करता है। कौन करता है? आर्टिकल 110 के तहत। क्वेश्चन नंबर 95, धन विधेयक की परिभाषा किस अनुच्छेद में? तो धन विधेयक का जो परिभाषा है मेरे प्यारे साथियों आर्टिकल 110 में। किसमें? आर्टिकल 110 में है। क्वेश्चन नंबर 96, बजट वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रावधान किस अनुच्छेद में? बजट वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रावधान किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 112 में। किसमें? अनुच्छेद 112 में है, ठीक है। अनुच्छेद 124 में क्या है? तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और उनके सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, ठीक है, और उसके गठन का प्रावधान, उसके गठन का प्रावधान, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 97 पे चलते हैं। राष्ट्रपति के अध्यादेश की अधिकतम अवधि कितनी होती है? ठीक है, राष्ट्रपति का अध्यादेश की अधिकतम अवधि कितनी होती है? 6 माह या 42 दिन। कितना होता है? 6 माह या 42 दिन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 98, सुप्रीम कोर्ट के गठन की चर्चा किस अनुच्छेद में की गई है? जो सुप्रीम कोर्ट के गठन की चर्चा है अनुच्छेद 124 में की गई है। किस में की गई है? अनुच्छेद 124 में की गई है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 99, तदर्थ न्यायाधीशों एडहॉक जज की चर्चा किस अनुच्छेद में की गई है? तो एडहॉक जज की जो चर्चा है मेरे प्यारे साथियों आर्टिकल 127 में की गई है। किसमें? आर्टिकल 127 में की गई है। क्वेश्चन नंबर 100, सीएजी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का रिपोर्ट जांच कौन करता है? सीएजी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का रिपोर्ट का जांच लोक लेखा समिति करता है। कौन करता है? लोक लेखा समिति करती है इसकी जांच। क्वेश्चन नंबर 101, पिछड़े वर्गों के लिए आयोग की गठन की चर्चा किस अनुच्छेद में? पिछड़े वर्गों के लिए आयोग के गठन की चर्चा आर्टिकल 340 में किया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 102, राज्यपाल के पद की परिभाषा किस अनुच्छेद में है? ठीक है, जो राज्यपाल है उसका पद की परिभाषा किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 153 में हो जाएगा, ठीक है। अनुच्छेद 153 में हो जाएगा। अनुच्छेद 165 में क्या है? अनुच्छेद 165 में महाधिवक्ता का पद है। किसका? महाधिवक्ता का पद की चर्चा किया गया है, ठीक है, अनुच्छेद 165 में। अनुच्छेद 168 में राज्यों के विधानमंडल के गठन से संबंधित है। क्या है? राज्यों के विधानमंडल के गठन से संबंधित है। क्या है? के गठन से संबंधित है। गठन से संबंधित चर्चा किसमें? आर्टिकल 168 में है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 103 है,
क्वेश्चन नंबर 103, मुख्यमंत्री की चर्चा किस अनुच्छेद में की गई है? तो मुख्यमंत्री की चर्चा 164 का अनुच्छेद में किया गया है। कौन सा अनुच्छेद में? आर्टिकल 164 के अनुच्छेद में मुख्यमंत्री का चर्चा किया गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अब 104, राज का महाधिवक्ता का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? जो राज का महाधिवक्ता होता है उसका प्रावधान आर्टिकल 165 में किया गया है। किसमें? आर्टिकल 165 में किया गया है। ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 105 पे चल रहे हैं कि राज्य के विधानमंडल का प्रावधान किस अनुच्छेद में? तो राज्य का विधानमंडल का प्रावधान है वो किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 168 में है। किसमें? अनुच्छेद 168 में है। तो यहीं तक हमारा पहला क्लास हो मेरे प्यारे साथियों। अगर वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करें ताकि उन लोगों को ये लाभ मिल सके। और हमारे इस क्लास का PDF प्राप्त करने के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप मनीष सुबरान एकेडमी से जुड़ना ना भूलें। थैंक यू।